ग्रीक जो थी अपने टाइम की, एंशियंट टाइम की बहुत फ्लरिश सिविलाइजेशन थी, ठीक है, डेटिंग बैक टू 500 बीसी टू 200 बीसी। सेंटर इसका था ग्रीक और सराउंडिंग एरियाज में, ठीक है। ग्रीक पीरियड को हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि ग्रीक्स ने जो है सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे जियोग्राफी, मैथ्स, है ना, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा वगैरह, तो सभी का एक फ्रेमवर्क दिया था, है ना। और फ्रेमवर्क दिया था किसके लिए? वेस्टर्न थिंकिंग के लिए, जो कि हम अभी भी ग्रीक से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, है ना। तो एंशियंट ग्रीक में स्कॉलरशिप के टू ट्रेडिशंस हुआ करते थे, ठीक है। जियोग्राफिकल स्टडीज के, जो कि एक होता है हमारा मैथमेटिकल ट्रेडिशन और एक होता है हमारा लिटरेरी ट्रेडिशन। अब मैथमेटिक ट्रेडिशन में यूज ऑफ कैलकुलेशन, मैथ्स और ये सब ज़्यादा रहेगा, और वहीं लिटरेरी ट्रेडिशन में डिस्क्रिप्टिव नेचर का रहेगा, ठीक है। अब देखो फ्लरिश सिविलाइजेशन कैसी थी। नॉर्थ ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में इनका क्या था? लोकेशन था, और पावरफुल सिटीज थी इसकी एथेंस और स्पार्टा, ठीक है। एक मतलब एंशियंट टाइम की आप कह सकते हैं मोस्ट फ्लरिश्ड सिविलाइजेशन और मोस्ट एडवांस इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन एंशियंट ग्रीको रोमन पीरियड। जो इस पीरियड को था ग्रीको रोमन पीरियड कहा जाता था, रफली फ्रॉम 800 बीसी टू 500 बीसी, है ना। ये इवॉल्विंग फील्ड थी, स्टडी दैट फाउंडेशन फॉर मॉडर्न ज्योग्राफी इसी पीरियड में रखी गई थी, किसमें? ग्रीको रोमन पीरियड में, जिसे हम 800 टू 500 बीसी कहते हैं, ठीक है। इस पीरियड में क्लासिकल एज कहा जाता है इसलिए इसको, है ना। तो ये इस पीरियड में क्या हुआ था? सिग्निफिकेंट एडवांसेस हुए थे, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, है ना, ऑफ शेप ऑफ द अर्थ में भी, और प्रैक्टिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ डाइवर्स लैंडस्केप में भी, है ना। मतलब थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी हुई थी अर्थ के शेप की, और प्रैक्टिकल एक्सप्लोरेशन भी हुए थे इसके लैंडस्केप्स के, ठीक है। अब स्टडी ऑफ ज्योग्राफी तब कैसे की जाती थी? तब कोई डिक्शनरीज वगैरह तो थी नहीं, है ना ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस थी। तो तब ना एक्सप्लोरेशन करके, साइंटिफिक क्वायरी मतलब अपने मन की जिज्ञासा के चलते, और एम्पायर्स के एक्सपेंशन के कारण साइंटिफिक मतलब स्टडी ऑफ ज्योग्राफी कंडक्ट करी जाती थी, ठीक है। देखो, तो ये बात आपको लिखनी है कि ज्योग्राफी इन क्लासिकल एज, जो ग्रीको रोमन पीरियड में, वो ग्राउंड वर्क ले करती है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स इन मैप मेकिंग, एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ फिजिकल डायमेंशन। ये जो ग्रीको रोमन का टाइम है ना, ये फाउंडेशनल वर्क है, मतलब, है ना, सारी चीज़ों की नींव रखता है ये टाइम। अब जो फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल ज्योग्राफी है, ये लेटर जो एक्सप्लोरर्स आए, है ना, रेनेसेंस के दौरान, और इवन आज भी इन सब के लिए एक फाउंडेशनल वर्क रखती है। आपका इंट्रोडक्शन कैसा होगा कि ग्रीक्स जो हैं फ्लरिश सिविलाइजेशन थी, मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी थी अपने टाइम की, गोल्डन पीरियड कहा जाता है ग्रीको रोमन पीरियड को, जो कि 800 टू 500 बीसी, है ना। इन्होंने क्या किया कि बहुत लिटरेरी, है ना, और प्रैक्टिकल सेंस में एक मतलब लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ द वेरियस लैंडस्केप को भी बढ़ावा दिया। इन्होंने ज्योग्राफी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन बनने में मदद की, है ना। और इन लोग अमंग द पाइवटल मतलब पायनियर्स थे ज्योग्राफी को स्टडी करने के, उसके अर्थ के शेप को, है ना, वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज को, और वगैरह वगैरह। तो ये पायनियर्स थे ऑफ जियोग्राफी कहना चाहिए आपको। पायनियर्स मतलब जिन्होंने शुरुआत करी। जैसे इन्होंने क्या क्या देखा? अर्थ का स्फेरिकल शेप, क्लाइमेटिक जोन्स, है ना, कोऑर्डिनेट्स जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो कि आज भी, चाहे तो वो रेनेसांस के टाइम, चाहे वो इस्लामिक एज के दौरान, और आज भी हमें सबके लिए फाउंडेशनल वर्क का काम निभा रहा है। किस टाइम में? ग्रीको रोमन टाइम का, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहा जाता था? गोल्डन पीरियड कहा जाता था। और उनके टाइम में टू ट्रेडिशंस हुआ करते थे, किसके? ग्रीक के टाइम में, मैथमेटिकल ट्रेडिशन, लिटरेरी ट्रेडिशन। और तो और आप ग्रीक की जो है आप लोकेशनल बता सकते हैं कि लोकेशनल एडवांटेजेस भी थे इसके पास, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में था, और इसकी पावरफुल सिटीज़ क्या थी? एथेंस और स्पार्टा, और मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड था उसके टाइम का। तो इनके पास कई सारे एडवांटेजेस भी थे, क्योंकि अब सी होने के कारण इनकी सी कनेक्टिविटी अच्छी थी, वाटर कनेक्टिविटी अच्छी थी आसपास के रीजन्स में, और तो और इनकी लैंड कनेक्टिविटी भी अच्छी थी। अब हम ग्रीक एज ए होल के
कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ द अर्थ। तो देखो, ग्रीक्स जो थे, अर्ली ग्रीक थिंकर्स जो थे, जैसे पाइथागोरस 6th सेंचुरी बीसी के थे, जो वो अमंग द फर्स्ट टू प्रपोज, मतलब उनमें थे जो कि पहले थे कि अर्थ का एक स्पेरिकल शेप है। बाद में प्लेटो और एरिस्टोटल ने 4th सेंचुरी बीसी में भी इसको बताया और एविडेंस भी प्रोवाइड किए, है ना, कि अर्थ जो है स्पेरिकल शेप में है, जिसमें कि एरिस्टोटल ने बताया कि ड्यू टू इट्स कर्व्ड होराइजन्स और ल्यूनर एक्लिप्स के दौरान अर्थ की शेडो को देख के हम ये कह सकते हैं कि जो है अर्थ का शेप स्फेरिकल है। अब हम देखेंगे कि रीजन्स एंड एम्पायर्स उस समय में क्या माने जाते थे। तो ग्रीक्स और जो रोमन का टाइम पीरियड था, उन लोग, अब भाई जाहिर सी बात है, सैटेलाइट तो होती नहीं थी कि पूरे वर्ल्ड को जान लें, तो उन लोगों ने नोन वर्ल्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स में। यूरोप, जहाँ पे कौन कौन रहते थे? एक तो वो लोग खुद रहते थे, नदर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना, ग्रीक्स ने और उनके नेबर्स में जो कि रहते थे, इनहेबिटेड किया था, है ना। और वहीं एशिया, जिसमें क्या क्या था? पर्शियन एम्पायर था और इंडियन और सेंट्रल एशिया था। और वहीं लीबिया, जहाँ पे इजिप्ट था, नॉर्थ अफ्रीका था और पार्ट्स ऑफ सहारा था। तो इनके रीजन्स एंड एम्पायर्स ऐसे बटे हुए थे, ठीक। फर्स्ट हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ द अर्थ, सेकंड हो गया हमारा रीजन्स एंड एम्पायर्स, थर्ड आएगा हमारा एंशिएंट ट्रेड रूट्स, ठीक है। तो एंशिएंट ट्रेड, अब देखो ज्योग्राफी का डेवलपमेंट जो है, अब उस टाइम में क्योंकि लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, तो टाइटली कनेक्टेड था किसके? ट्रेड रूट के डेवलपमेंट से, है ना। अब जैसे सिल्क रूट है, वो किसको किसको कनेक्ट करता था? रोमन एम्पायर को चाइना से, है ना। और जो इंसेंस रूट है वो अरेबिया से होके जाता था, ठीक है। तो ये जो रूट्स हैं वो प्रोवाइड करते थे, अलाउ करते थे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज, सर्विसेज नहीं, गुड्स एंड आइडियाज वास्ट डिस्टेंसेस के थ्रू, है ना। अब जाहिर सी बात है, प्लेन तो था नहीं तब। और ये शेप करता है क्लासिकल वर्ल्ड ज्योग्राफिकल नॉलेज को, कि आप भाई दूसरी जगह जाओगे तो आप वहाँ का क्लाइमेट देखोगे, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं ये देखोगे, तो मतलब बहुत चीज़ें हम नोटिस करते हैं। तीन पॉइंट हमने देख चुके हैं। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा मैपिंग एंड कार्टोग्राफी। तो इसमें नाम आता है एनेक्सीमेंटर का, जिन्होंने वन ऑफ द अर्लीस्ट मैप्स को जो कि नोन वर्ल्ड का था उसको ड्रॉ किया था, ठीक। तो अब हम हेरोडोट्स के बारे में पढ़ेंगे। हेरोडोट्स का जन्म 485 बीसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 425 बीसी में हुई थी, ठीक। ये एथेंस में रहते थे, ठीक। एथेंस क्या था? एक सेंटर ऑफ कल्चर था, हेलेनिक कल्चर था, ठीक। अब इनके बारे में कुछ हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो पॉइंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। वैसे आप इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हेरोडोट्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं एज फादर ऑफ हिस्ट्री। तो उनका प्राइमरी फोकस किस पर था? हिस्ट्री पर था, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द ग्रीको पर्शियन वॉर, ठीक है। लेकिन अब इसके इनके जो वर्क हैं हिस्ट्रीज में, है ना, इन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है लोगों का, प्लेसेस का, कल्चर्स का ऑफ एंशियंट वर्ल्ड, इसलिए हम उनकी डिटेल से फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में भी अपने डिस्क्रिप्शंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अब उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है और उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दी थी दैट ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली, ठीक है। इन्होंने एक इंटरकनेक्शन टाइप का 2 सब्जेक्ट्स में बिठाया था। उन्हें एथनोग्राफी का फादर भी कहा जाता था, क्यों? क्योंकि उनके विविड पोर्ट्रायल से वो इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन देते थे लोगों का, कल्चर का, ट्रेड्स का, है ना, जो कि ग्रीक से अननोन थे, है ना, जो उन्होंने अपने वर्क में दिया था हिस्ट्रीज में। वो अपने ज़माने के क्या थे? फर्स्ट प्रोज राइटर थे, ठीक है। और उनका वर्क क्या था? पेरिप्लस, जो कि था ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कोस्टल सर्वे, ठीक है। और उनकी बुक का नाम क्या था? हिस्ट्रीज, मतलब एक वर्क था उनका हिस्ट्रीज, जिसको हम हिस्ट्री ऑफ हेरोडोट्स भी कहते हैं। अब इनके की पॉइंटर्स आप लिख लें। अब अपने वर्क हिस्ट्रीज में डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड्स एंड पीपल्स उन्होंने बहुत प्यारा दिया है, विविड पोर्ट्रेल दिया है ना। और रीजन्स, मतलब जैसे कि नोन वर्ल्ड में जैसे रीजन्स जैसे इजिप्ट, पर्शिया, स्काइथिया, थ्रेस, है ना, तो उन्होंने वहाँ के कल्चर को, वहाँ के कस्टम्स को, वहाँ के लोगों को, इन सबको बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया, है ना। वहाँ के रिवर्स को
जैसे कि नाइल रिवर है इजिप्ट में, है ना, उसके फ्लडिंग साइकिल को, सिग्निफिकेंस, उसके सिविलाइजेशन को उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया। ऐसी पर्शियन एम्पायर में उन्होंने उनका पर्शियन एम्पायर का इन्फ्लुएंस बताया अक्रॉस एशिया में, ठीक है। वैसे ही इंडिया में, मतलब ही इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ग्रीक टू राइट अबाउट द डिस्टेंट लैंड्स ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया की भी इन्होंने क्या बताई, ज्योग्राफी बताई, रिवर्स बताई, है ना, कस्टम्स ऑफ इट्स पीपल बताए। अब हेरोडोट्स ने अबाउट द अर्थ शेप को ट्रेडिशनल आयोनियन जो है फिलॉसफी के अनुसार, जैसे वो 5th सेंचुरी के थे, तो उन्होंने 6th सेंचुरी जो कि पाइथागोरस के ही जो है आइडिया ऑफ द राउंड अर्थ और स्फेरिकल अर्थ को ही माना, ठीक है। अब देखो एथनोग्राफिक ज्योग्राफी में, एथनोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ पीपल, ऐसे कस्टम्स वाले की स्टडी होती है ना। तो हेरोडोट्स ने ज्योग्राफी को कंबाइन किया था एथनोग्राफी में, है ना, क्योंकि उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया था, कस्टम्स, लाइफस्टाइल, सोशल स्ट्रक्चर, डिफरेंट पीपल, लिविंग कंडीशंस, है ना, उन्होंने ये सब डिस्क्राइब किया था। तो उन्होंने ज्योग्राफी को कल्चर, वे ऑफ लाइफ से लिंक कर दिया था। तो उन्होंने क्या बना दी थी, एक एथनोग्राफिक ज्योग्राफी बना दी थी। अब वापस से आप उनका जो है कनेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में वो वाला कोट लिख सकते हैं, है ना। अब देखो ज्योग्राफी को वो हिस्टोरिकल इवेंट से भी लिंक करते थे, है ना। वो बताते थे कि कैसे ज्योग्राफिकल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, है ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं बैटल को, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को, ठीक है। जैसे कि ग्रीको पर्शियन वॉर में उन्होंने बताया। अब देखो बेटा, जहाँ की ज्योग्राफी अच्छी होगी, फर्टाइल लैंड होगी, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, और जहाँ के कम नहीं होंगे, है ना, तो ये इनइक्वालिटी से क्या होएगा, बैटल जन्म लेगी, है ना। ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज भी हो सकता है, लेकिन बैटल पहले आती है ना। अब रिवर्स एंड वाटरवेज में देखेंगे तो उन्होंने नाइल रिवर को क्या किया, डिस्कस किया, है ना। उसमें उन्होंने उनकी सीजनल फ्लडिंग बताई कि कैसे सीजनल फ्लडिंग होती है नाइल रिवर में, है ना। इजिप्ट के एग्रीकल्चर में उसका कैसा रोल रहा है, उसकी इजिप्ट की सिविलाइजेशन में उसका क्या रोल रहा है नाइल रिवर का, है ना। और उनके यूनिक नेचर, फ्लोरा। अब यूनिक नेचर जो है नाइल रिवर का वो कैसा है कि वो साउथ टू नॉर्थ बहती है ना, जैसे हमारे यहाँ नर्मदा रिवर, ठीक है। और उन्होंने, और नाइल के साथ साथ उन्होंने टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर को, जो कि मेसोपोटामिया, है ना, ये मेसोपोटामिया क्या है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, तो यही दो रिवर्स के बीच में है मेसोपोटामिया, ठीक है। और डानबे और अदर रिवर्स इन यूरोप एंड एशिया को भी डिस्क्राइब किया। अब जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी ना अबाउट रिवर्स, ये बाकी के जो आने वाले जियोग्राफर्स हैं उनको मदद करती है कि इम्पोर्टेंस का पता करने में, कि रिवर का क्या इम्पोर्टेंस होता है शेपिंग सिविलाइजेशंस, है ना, और क्या रोल होता है रिवर्स का इन ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड सेटलमेंट, जो कि हम जानते हैं बहुत बड़ा रोल होता है। तो हेरोडोट्स जो हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन नोन और अननोन लैंड्स को। वो लैंड्स जो कि ग्रीक से फैमिलियर थे, उन्होंने, जैसे कि ग्रीक, इजिप्ट, पर्शिया, उन्होंने उनको नोन कहा, और जो कि मिस्टीरियस थे या अनएक्सप्लोर्ड थे ग्रीक से, है ना, उन्होंने उनको अननोन कहा। जैसे सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, इंडिया, ये पार्ट अभी तक की ग्रीक जो है ये इस पार्ट तक की पहुंचे नहीं पाए थे। ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, है ना, लिमिट्स ऑफ द नोन वर्ल्ड को जानने में। जैसे इजिप्ट, पर्शिया और ग्रीक उनके नोन वर्ल्ड, नोन लैंड्स थे, और अननोन लैंड्स में क्या क्या, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और एशिया। जैसे हमने रिवर्स एंड वाटरवेज में पढ़ा था कि उन्होंने नाइल रिवर को जो है डिस्कस किया था, तो उन्होंने ये भी बताया कि जो सिल्ट और मड है जो कि ये रिवर लाती है ना, वो एक डेल्टा फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और यही जो डेल्टा है वो एग्रीकल्चर में काम आता है, किसके, इजिप्ट्स के, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए बोला दैट इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ रिवर, कि उसका सिल्ट और जो मड है वो इजिप्ट को एक डेल्टा फॉर्मेशन में मदद करता है, जो कि फर्दर उनके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में मदद करता है। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट भी दिया कि जो विंड्स हैं वो मूव करती हैं हॉट कोल्ड प्लेसेस से हॉट प्लेसेस में। अब उन्होंने प्रेशर डिफरेंस वगैरह नहीं बताया, जो अभी हम प्रेशर डिफरेंस पढ़ते हैं ना कि हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो उन्होंने बताया कि कोल्ड प्लेसेस से हॉट प्लेसेस की तरफ जो है विंड्स का मूवमेंट होता है, ठीक। सो
उन्होंने क्या किया, अटेम्प्ट करने की कोशिश की अर्थ एज ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। तो उन्होंने क्या किया कि जो है 1 फुट का जो सेडिमेंटेशन है वो 880 ईयर्स को दिखाता है। तो उन्होंने सेडिमेंट स्ट्रेटा जो है 158 किलोमीटर थिक का निकाला, और उन्होंने इस एस्टिमेशन और कैलकुलेशन के मुताबिक बताया कि अर्थ की एज जो है 440 मिलियन ईयर्स है, जबकि रियल उस टाइम पे अर्थ की एज कितनी थी, 4.6 बिलियन ईयर्स, है ना। लोग सम अप करते हैं कि अभी तक की अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये क्या थे, फादर ऑफ हिस्ट्री है, फादर ऑफ एथनोग्राफी है। उन्होंने क्या एडवोकेट किया कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। ठीक है, अब ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू ड्रॉ मेरिडियन इन दी वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में उन्होंने मेरिडियन बनाने वाले वो फर्स्ट मैप थे। ठीक है, शेप ऑफ द अर्थ का उनका लेके क्या था कि वो जो थे फ्लैट डिस्क की तरह है हमारी अर्थ, है ना। ट्रेडिशनल उनका व्यू पॉइंट था कि राउंड अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ के लैंड मास को उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में, यूरोप, एशिया और लीबिया। ठीक है, फिर उन्होंने इजिप्ट इज अ गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल भी कहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया था कि विंड्स जो हैं यहाँ से, मतलब कोल्ड प्लेसेस से हॉट प्लेसेस की तरफ मूव करती हैं। फिर हमने पढ़ा था उनके डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड एंड पीपल को, उनके अर्थ शेप को जो कि हमने पढ़ चुका है, उनकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को, उनके कॉन्सेप्ट ऑफ नोन वर्सेस अननोन लैंड को, रिवर्स एंड वाटरवेज को, कनेक्शन बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एंड कनेक्शन बिटवीन एथनोग्राफी एंड जियोग्राफी। तो जो उन्होंने एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दी थी कि हमें सब्जेक्ट्स को इकलौता एक सोल ओनली टाइप का नहीं पढ़ना चाहिए, हमें इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब सब्जेक्ट्स के बीचों में से थ्रेड टाइप का बुनना चाहिए कि ये भी तो है, ये भी तो है ना। और उन्होंने क्या दिया था, फर्स्ट प्रोज राइटर थे वो अपने समय के, है ना। पेरिप्लस जो उनका वर्क था और हिस्ट्रीज जो उनका वर्क था। ठीक, और तो और ही वॉज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट द एज ऑफ द अर्थ। ठीक, मतलब फर्स्ट नहीं, अटेम्प्टेड, है ना। और फर्स्ट टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वास्ट लैंड लाइक इंडिया, है ना। और फर्स्ट टू ड्रॉ मेरिडियंस ऑन द वर्ल्ड मैप, और फर्स्ट टू state the concept that winds move from cold places to hot places.